कल का जो टेस्ट हुआ था, कल का टेस्ट में आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा, जिन लोगों ने 65-70 लोगों ने टेस्ट दिया है, आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम में नहीं है कि नहीं? सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थे। लगता था सब्जेक्ट से पूछा गया है, लग रहा था कि न्यूज से पूछा गया है, लगा था कहीं कि सब्जेक्ट न्यूज से पूछा गया, लगा कि है करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन लग रहा था, नहीं लग रहा होगा। ये सब्जेक्ट के डोमेन में घुसा हुआ क्वेश्चन था और जो यहाँ पढ़ाया जा चुका था। अगर हम 30 दिन में कहे, अगर हम क्वेश्चन का बैंक बनाने बैठे तो 30 दिन की पढ़ाई में 700 से 800 क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, नहीं 30 दिन में बन सकते हैं ना। और 700 से 800 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट डोमेन में घुसे हुए हैं। सही बात है ना? क्योंकि हम पुर्तगीज का पढ़ रहे हैं, डच का पढ़े हैं, ब्रिटिश पढ़े हैं, बैटल ऑफ पलासी यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पढ़े हैं, बिहार की इकोनॉमी यहाँ पढ़े हैं मेडिवल टाइम्स में, बिहार का इकोनॉमी एंशिएंट टाइम में पढ़े हैं, गिरिव्रज के बारे में पढ़े हैं, आपको राजगीर के बारे में पढ़े हैं, काफ़ी सारा हमने वेटलैंड्स का पढ़ा है, हमने बिहार का खेती पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है। कौन सा टॉपिक है जिसको हमने छोड़ा होगा? सब तो सब्जेक्ट के डोमेन के अंदर का होगा। तो इंडिया की बात करें तो लाइन से देख लीजिए, पूरा का पूरा क्लाइमेट पढ़ लिया, पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया? एक महीना में पूरा इन्वायरमेंट, कोई कोचिंग एक महीना में इतना इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा सकता है जितना कि न्यूज के फ्लो से जो स्पीड है, वो स्पीड कोई इंस्टीट्यूट का क्लास नहीं कर सकता है। कर सकता है? यहाँ 1 घंटा में आपका 7 घंटा का काम यहाँ हो जाता है। क्योंकि अब इसके बाद दूसरा चीज होता है, आपकी इफिशियंसी घर में जाके बढ़ जाती है। आप लोग जो रेगुलर हैं वो ये बात कह सकते हैं कि नहीं कि पहले से आपका अनुभव है, मैं नहीं बताऊंगा, आपका अनुभव है कि पहले जो आप यहाँ आने से पहले थे और आज जो आपका इफिशियंसी है, फर्क है कि नहीं है? जो रेगुलर है वो बताएंगे, हाथ खड़ा कीजिए जो रेगुलर है कि है कि नहीं। फर्क है, सही बात है, कर ली। इफिशियंसी बढ़ जाती है, पढ़ने में मन लगने लगता है, लगता है करे इसका तो एप्लीकेशन न्यूज में आया था, यही तो था, और ये यहाँ पर हम उस पर इंटेंसिफाई इंपॉर्टेंट करने लगते हैं। तो ये न्यूज पेपर एनालिसिस जो है एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारा तरीका ही होना चाहिए कि न्यूज से स्टैटिक को जोड़े, और जब स्टैटिक पढ़ाएं तो न्यूज को जोड़े। बात समझ रहे हैं? जब स्टैटिक पढ़ाए तो न्यूज को जोड़े, तो कि कौन सा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें हो रहा है उसको जोड़े, तो आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी और आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। फिर पढ़ने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा परेशान करके, गोडिंग करके, नहीं यार उठ जा, यार उठ जा, ना तो क्या होगा, अरे छोड़ो मन नहीं लगता, फिर भी बैठ जाते हैं ना, आज तो करना है। गिल्ट में पढ़ते हैं, नहीं गिल्ट में ज़्यादातर समय पढ़ते हैं, अपराध बोध होता रहता है, 3 दिन से पढ़े नहीं, आज तो पढ़ ही लेंगे, आज तो बड़ा दिक्कत है। नहीं, ऐसे क्या होता है, मन लगता है, आपको गिल्ट नहीं होता है, आपको लगता है पढ़ना तो है, बड़ा अच्छा, इतना टॉपिक बचा हुआ है, मेरा इतना बजट है, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, यही है फॉर्मूला। चलिए अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं, न्यूज एनालिसिस। द हिंदू का न्यूज था पहला कि वीडियोकॉन और बैंक आईसीआईसीआई कंट्रोवर्सी के बारे में। किसके बारे में था? वीडियोकॉन कंपनी है, पहले भी फंस चुकी है। इस बार जो वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई कंट्रोवर्सी है, उसमें व्यक्ति जो सीईओ है आईसीआईसीआई का, और महिला है चंदा कोचर, बड़ा न्यूज में आया था। वेरी स्मार्ट लेडी, नॉलेजेबल, लेकिन बिहाइंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन देयर इज ए सपोर्ट ऑफ ए ऑनेस्ट फैमिली। नहीं, बिहाइंड एवरी करप्शन देयर इज ए ग्रीडी फैमिली। फैमिली का बड़ा रोल होता है आपके ऑनेस्ट रहने में या आपके करप्ट होने में। नहीं, सही बात है ना? आई कुड बी ऑनेस्ट and I was selected in the short panel of CBC कमिश्नर में। मैं इसलिए वहाँ CBC डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो भी इसलिए गया बिकॉज मेरा इंटेग्रिटी इंटैक्ट काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा, तभी तो वहाँ चुना गया होगा कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम का इंक्वायरी कर सकते हैं, जहाँ आराम से 11,000 12,000 करोड़ का लफड़ा हो वहाँ भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो ऑनेस्ट रहना के पीछे एक ऑनेस्ट फैमिली होती है। नहीं,
चंदा कोचर के पीछे क्या है? उसका हस्बैंड है जो बड़ा एम्बिशियस है और अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए वो वीडियोकॉन को लोन दे देती है 3,250 करोड़। और डेफिनेटली उसमें बेनिफिशियरी कौन है? उसका हस्बैंड या हस्बैंड के कुछ रिलेटिव। ये क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स का केस है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स। ये यूपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बड़ा स्ट्रांग है कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है। इसीलिए मैं 2 कोटेशन बोला नहीं कि फैमिली का मतलब है कोल्यूजिव करप्शन, कोल्यूजन, करप्शन में कोल्यूजन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी बेनिफिट लीजिए, पेक्यूनियरी या सब्जेक्ट, ये सब करप्शन है। तो कॉर्पोरेट एथिक्स का केस है। जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो एथिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो केस स्टडी हो ही गया। केस स्टडी में ऐसा ही कुछ केस स्टडी पूछा जाता है कि यू आर ए स्टार परफॉर्मर, आप एक बहुत अच्छा उच्च योग्यता वाले और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कंपनी में आप सीईओ हैं और आपकी कंपनी के सामने एक प्रोजेक्ट आता है जिस प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट का स्कोप अच्छा है, जो कंपनी है वो भी अच्छा काम कर रही है और वो कंपनी ऑल इंडिया फेम की भी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। आप उस प्रोजेक्ट पर विचार करते रहते हैं, सोचते हैं कि इसको लोन दिया जाना चाहिए। शाम को आप जब घर जाते हैं, आपके स्पाउज माने पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, नहीं, वो आपसे चर्चा करते रहे, कंपनी बहुत अच्छा है, ये मेरे से भी बात कर रहे थे, देखो अगर हो सकता है। आप बोलते हैं कि हाँ होने की पूरी संभावना है क्योंकि कंपनी का रिकॉर्ड भी अच्छा है और बाद में आप लोन दे देते हैं। देन यू कम टू नो कि आपके फैमिली के रिलेटिव भी उस कंपनी में अपना मैक्सिमम इन्वेस्ट करने को और लेने के बेनिफिशियरी हो गए हैं। उस कंडीशंस में आपके सामने 2 विकल्प है, क्या करेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन आता है केस स्टडी में, आता है ना, जो यूपीएससी दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, एथिक्स का पेपर जो होता है, तो उसमें आपको लिखने पड़ते हैं कि कौन डोमेन का ही केस है, कॉर्पोरेट एथिक्स का केस है। एथिक्स में ये पॉइंट है, यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में करेज ऑफ कन्विक्शन मेरा ये होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे वर्ड सब है। जो लिखी है, जो टॉपर है, उसका बड़ा अच्छा नंबर एथिक्स में आया है। अब बोलिएगा एथिक्स में तो भैया खूब बात बनाना पड़ता होगा। टॉपर की कॉपी देख लीजिएगा, मेरा भी एक स्टूडेंट एथिक्स का टॉपर ऑल इंडिया है, मेरा खुद का गाइड किया हुआ, मुकेश नाम है उसका। इंटरव्यू में उसका हुआ, बाद में वेटिंग लिस्ट से जॉब निकला, लेकिन एथिक्स में उसके हाईएस्ट मार्क्स थे ऑल इंडिया में। उसको भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। वो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था। उस साल चूँकि मैं एथिक्स पे काम किया था तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें हिंदी में बताते रहूँगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला सर मैं इंग्लिश मीडियम में ही चेंज कर लेगा। मैं ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं है, हिंदी में रहो चाहे इंग्लिश में रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखना तो फैक्ट ही है फैक्ट न हिंदी होता है न अंग्रेजी होता है। अब एथिक्स के पेपर की हम बात कर रहे हैं, है ना, और वो फैक्ट समझा, डायग्राम, कीवर्ड्स क्या क्या होता है समझ लिया, टॉप कर गया। शायद कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अभी के टॉपर है उसका भी कॉपी यूट्यूब में दिया है, मुझे भी किसी ने लिंक भेजा था कि सर आप जो बोलते थे वो हिंदी मीडियम वाले अब करने लगे हैं, और हिंदी मीडियम वाले की भी कॉपी आई। सिर्फ फैक्ट है, लैंग्वेज है ही नहीं, फैक्ट बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैक्ट पे चलता है ना। चलिए हम इस पे बात कर रहे थे एथिक्स के परव्यू से। सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई और सीबीआई इंक्वायरी में भ्रष्टाचार का मामला में चंदा कोचर जेल गई, फैमिली वाले जेल गए, और ये इनकी में जो केस हुआ वो आपका अंडर ये क्या है, एक क्रिमिनल कोल्यूजन हुआ तो एफआईआर दर्ज होगा। क्या होगा? एफआईआर दर्ज होगा, तो एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। लोन क्या हुआ? बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एनपीए हो गया। एनपीए जो है फिनेंशियल मैटर हो गया। तो दोनों से लिंक मत कीजिएगा कि हर एनपीए का मामला एफआईआर में जाता ही है, क्रिमिनल हो ही जाता है, जरूरी नहीं है।
क्योंकि सरकार के पहले के जो नियम थे, ये कंसेप्ट जरूरी है समझना कि हर एनपीए एफआईआर नहीं होगा। ये केस में क्या है, करप्शन एंगल है, इसीलिए सेक्शन 120 लग रहा है। करप्शन एंगल है, फिनेंशियल डिफॉल्केशन के अलावा करप्शन है, इसीलिए इसमें करप्शन की उन सभी धाराओं को लगाया जा रहा है जहाँ कोलूजन दिखता है। लेकिन एनपीए इज ए फिनेंशियल मैटर। एनपीए क्या है भाई, कि आपने घर के लिए लोन लिया, घर के लिए लोन लिया और आप पैसा नहीं दे पा रहे। अब बैंक का जो लोन है, बैंक ने आपको पैसा दिया, तो एसेट किसका है? वो बैंक का है। लायबिलिटी किसकी है? आपकी, आपको ना पे करना है। तो बैंक का वो हमेशा एसेट है। बैंक का क्या है? वो एसेट है। ये बात हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बैड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में हम बात किए हैं। बैड बैंक पढ़ाए थे ना, और काफ़ी डिटेलिंग में किए थे बात। बहुतों का नोट्स भी मेरे पास आया है बैड बैंक का, और बड़ा अच्छा नोट्स है। 2-3 तो अभी मुझे हैंड राइटिंग याद है, नाम नहीं याद है। उनके नोट्स बड़े अच्छे थे बैड बैंक के। तो बैड बैंक इंपॉर्टेंट है। बैड बैंक वो है कि एनपीओ को वसूली करने के लिए सरकार जो एक तरह का ठेका दे रही है, नहीं। और हम बात भी कहते हैं को ठेका दिया जाता है, वैसे कुछ आ जाएंगे, कहीं गाड़ी रोक लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। गांव का भी एग्जाम्पल दिया। तो एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट है वो। जब वो एसेट काम नहीं करता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। तनाव हो गया भाई, पैसा आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनपीए।